अभी देखेंगे अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, असंतुलित। तो पहले थोड़ा सा आइडिया दे दें संतुलित का, उसके बाद एस सी वर्मा जी किताब में 26 नंबर सवाल है कैपेसिटर में, 26 का ए, तो उसको देखते हैं। एस सी वर्मा जी किताब में 26 नंबर सवाल है कैपेसिटर में, तो 26 का ए देखिए। तो अनबैलेंस यहाँ लिख लेते हैं, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज having made of capacitors। इसको भी दो मेथड से पढ़ेंगे। एक लंबी विधि है मगर बेसिक है, जो आपके सिलेबस आपके पढ़ाई के लेवल की है, और एक पढ़ाई से हायर विधि है स्टार डेल्टा सर्किट, बड़ा सुने होंगे, तो उससे भी देखेंगे और इससे भी देखेंगे। वह गुना भाग करने में आसानी होता है, और ये जो विधि अभी बता रहे हैं वो 26 का ए पहले बताया तब ना बी पर जाएं, बी भी होगा। 26 का ए भी तो अनबैलेंस है, बी भी होगा। तो 26 का ए अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज देखिए, सॉल्व करके, खाली डेरिवेशन नहीं बता रहे। ये एक कैपेसिटर है, इसके बगल में दूसरा कैपेसिटर, और इसमें नोट कीजिएगा इसलिए कि ये जगह कम है ना, तो बड़ा लंबा डेरिवेशन आएगा, तो फिर हम मिटा देंगे, इसलिए कॉपी कलम लेके बैठिए। क्या कह रहे हैं, नहीं है, अरे बगल में होगा, जाइए लेके आइए। यही बनावट है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है। इसमें 5 कैपेसिटर्स हैं, 5, 4 साइड में और एक डायगोनल में। हो सकता है आपको आइडिया ना मिले तो ऐसे बनाते हैं। फिर से ये देखिए, ये 2 हुआ, एक सीधा ऊपर एक इधर, ये स्क्वायर के 4 कॉर्नर हो गए, और 4 कॉर्नर में से आमने सामने के 2 कॉर्नर जो है ना, वो पावर सोर्स या वोल्टेज सोर्स से जोड़ेंगे, उसका नाम दे दीजिए ए और बी। और बाकी जो 2 बचे ना, उसके बीच में एक कैपेसिटर जोड़ देंगे, सी एंड डी। और ये कैपेसिटर जो जोड़ दिए ये हुआ, और ए और सी के बीच भी एक कैपेसिटर, और सी और बी के बीच भी एक कैपेसिटर, और ए और डी के बीच भी एक, और डी और बी के बीच भी एक। ये हुआ असली व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका नाम है C1, आप इसको C2, और अगर आप लिखिएगा मत अभी जो हम लिख रहे हैं, अगर यहाँ 2C1 हो, यहाँ 2C2, और बीच में कुछ भी हो C0, तो हम इसे बैलेंस ब्रिज कहेंगे, क्योंकि साइड कौन सा साइड है, साइड AC और AD के कैपेसिटर का रेशियो, और साइड CB और BD के कैपेसिटी का रेशियो, ये दोनों बराबर है। यहाँ पर है कि नहीं बराबर, C1/2C1 बराबर C2/2C2, तो ये दोनों एकदम से बराबर है, इसलिए बड़ा अच्छा है। तो इसको हम लोग बैलेंस ब्रिज कहते हैं। और जब ब्रिज बैलेंस होता है, यदि ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या होता है, ब्रिज अगर बैलेंस होता है तो हम सी और डी का वोल्टेज बराबर मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, हो जाता है, मानते नहीं, हो जाता है। सी और डी का वोल्टेज जो है एग्जैक्टली बराबर हो जाता है। और जब सी और डी का वोल्टेज बराबर हो जाता है तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसकी, डायगोनल वाले ब्रांच की, क्योंकि डायगोनल वाले ब्रांच में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। यानी जब ब्रिज बैलेंस, एक बार फिर से सुना दे, C1 AC और AD ब्रांच का कैपेसिटी का रेशियो CB और DB ब्रांच के कैपेसिटी रेशियो के बराबर हो जाए तो CD ब्रांच से कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो CB ब्रांच को हम हटा देंगे, और फिर जब इसको हटा देंगे तो ऊपर वाला C1 C2 सीरीज में, नीचे वाला C2 भी सीरीज में आ जाएगा, फिर सॉल्व करना आसान होगा। लेकिन अभी वाले सवाल में ऐसा नहीं है, अभी वाले सवाल में ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। कैसे, इधर C1 C2 है और यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर है C2 और C1, यानी C1/C2 बराबर C2/C1 नहीं हो सकता ना, रेसिप्रोकल बराबर है।
इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के रेसिप्रोकल के बराबर है, तो इसलिए यह ब्रिज अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो जो केवीएल वाला केसीएल अप्लाई करने के बाद सॉल्व करने का विधि है, वही विधि आज देखेंगे, वो स्टार डेल्टा वाला अगले क्लास में। देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेंगे क्यू चार्ज इंटर कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर बैटरी सेल जोड़ देते हैं जिसका वोल्टेज क्यू चार्ज जो ए से इंटर किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ माने हैं, और इस ब्रांच में Q1 गया और यहाँ पर भी Q1, और इस ब्रांच में Q2 और यहाँ पर भी Q2। C पर जब चार्ज आया तो वहाँ फिर एक बार बंटवारा हुआ, स्मॉल Q चार्ज इधर चला गया C नॉट पर, और जो बच गया कितना, तो Q1 माइनस Q, वह C2 से गया। और यहाँ जो चार्ज आया इधर के चार्ज से मिला, अब मिलकर बन गया Q2 प्लस Q, और फिर यहाँ माइनस चार्ज होते हुए टर्मिनल B से निकल गया, बनकर कैपिटल Q चार्ज, यानी जितना चार्ज आया था उतना चार्ज निकल गया। ठीक है, जितना आया था उतना ही निकल गया। तो इसको क्या करें? तो अब हम लोग A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी देखते हैं, VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर लिख सकते हैं Q बाई C इक्विवेलेंट। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यही है कि A और B के बीच ये जो 5 कैपेसिटर का नेटवर्क यूज़ किए हैं उसके बदले सिंगल कैपेसिटर यूज़ करें। A और B के बीच जो ये 5 कैपेसिटर का नेटवर्क है उसके बदले सिंगल कैपेसिटर यूज़ करें, और काम वही हो। काम मतलब कैपेसिटी का फंक्शन था, हम लोग 3 बात पढ़े थे, याद होगा। 1 नंबर काम, इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ इन स्पाइट ऑफ हैविंग इंसुलेटर गैप। दोनों प्लेट के बीच में खाली जगह होते हुए भी, कोई भी कंडक्शन मटेरियल ना होते हुए भी, समटाइम्स वैक्यूम होते हुए भी, चार्ज का ट्रांसफर इस तरह होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ करंट बनी रहे, पहला फंक्शन। दूसरा, इट डेवलप ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, और तीसरा, इट स्टोर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर। अगर ये तीनों काम ये अकेला कैपेसिटर कर सकता है तो उस अकेले को इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कहेंगे, और इसी का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। ये इक्विवेलेंट है, टर्मिनल A है, टर्मिनल B है, यही इसी इक्विवेलेंट का वैल्यू कहलाता है, और इसी को हमको निकालना है कि 5 कैपेसिटर की जगह अगर अकेला कैपेसिटर रखा जाए, अगर ये तीनों काम हो सकता है तो फिर ठीक है। तो इसलिए पहले हम अप्लाई करेंगे KVL किसके क्रॉस, तो एक साइड है ACB, पहचानिए ACB में कैसे लिखेंगे, तो Q1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई C2 इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। सहमत हैं? अब इसका क्या करें, तो इसका करेंगे Q1 बाई C1 प्लस Q1 बाई C2 माइनस Q बाई C2 इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आगे कंफ्यूज हो जाइएगा, कहिए बड़ा लंबा है। लंबा कुछ नहीं। अब इन दोनों को इकट्ठे लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं Q1 और ब्रैकेट में लिख दें C1 C2 प्लस C1 ब्रैकेट बंद माइनस Q बाई C2 इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर A ध्यान से नोट कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ के सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर बैठने देखने का कोई मकसद नहीं। हम के ACB ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लाए हैं, ACB ब्रांच में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ब्रांच चुनते हैं ADB, इससे एक इक्वेशन तैयार किए हैं, इक्वेशन A। अब दूसरा ब्रांच लेते हैं ADB नोट करिएगा, नहीं मिटा देंगे हम। ADB में क्या हुआ, तो Q2 बाई C2, ठीक है, और प्लस Q2 प्लस Q बाई C1 बराबर Q इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट। इसको फिर उसी विधि से सॉल्व करिए,
तो उसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो Q2/C2 प्लस Q2/C1 प्लस स्मॉल q/C1 बराबर Q/C इक्विवेलेंट। ध्यान से देखिए, और क्या इस इक्वेशन को हम उसी तरह बदल कर Q2 कॉमन लिखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। ध्यान से ध्यान बना रहे, तो यहाँ लिख सकते हैं Q2 कॉमन ले लिया और यहाँ लिखा C2 प्लस C1/C1 C2 और प्लस बस यही Q/C1 इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर बी बन के तैयार हो गया। ठीक है, नहीं ठीक है तो भी ठीक है, ये तैयार हुआ। हम एक ब्रांच लिए ACB, एक लिए ADB, उससे दो इक्वेशन ला रहे हैं। दोनों इक्वेशन में एक में Q1 दिखता है बाएं साइड, एक में बाएं साइड Q2 दिखता है, और दाएं साइड दोनों में Q है। अब हम इक्वेशन B और A को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो बड़ा काम का इक्वेशन बनता है। जोड़ के देखिए तो एडिंग इक्वेशन A एंड B, एडिंग इक्वेशन यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन A एंड B। A और B को जोड़िए हिम्मत से। जब आप जोड़ेंगे तो बाएं साइड में क्या मिलेगा, तो बाएं साइड में होगा Q1 प्लस Q2 और इधर C2 प्लस C1 C2, और यहाँ पर देखिए 1/C1 माइनस 1/C2 Q, और दाएं साइड में 2Q/C इक्विवेलेंट। ऐड करिएगा इक्वेशन A और B को, उकताए बिना, उकताने की कोई बात नहीं है। इक्वेशन A और B को ऐड करेंगे तो यही आएगा। और हम लोग KCL से जानते हैं कि Q1 प्लस Q2 क्या होता है, तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q है। तो बाएं साइड में Q आ गया और दाएं भी Q है, याद रखिए। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं Q, तो ये बाएं साइड हो गया Q, यहाँ Q है ना, Q C2 प्लस C1 C2 अब प्लस C1 C2 माइनस C1 स्मॉल q, और दाएं साइड 2QC इक्विवेलेंट। आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, इन दोनों टर्म को देखें, इसको और इसको देखिए, इसको देखेंगे तो दोनों में कैपिटल Q है, और एक उधर है एक इधर है, एक ही साइड ले आते हैं। तो एक साइड जब लाएंगे तो आ जाएगा कैपिटल Q और महाब्रैकेट में C2 प्लस C1 C2 माइनस 2C इक्विवेलेंट ब्रैकेट बंद, और दाएं जाकर Q C1 माइनस C1 C2। आप कहेंगे सर वहाँ C2 माइनस C1 था, यहाँ C1 माइनस C2 कैसे हो गया, तो दाएं ले गए तो माइनस आएगा ना, तो उस माइनस को ब्रैकेट के अंदर रख लिए। देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन आ गया AA, एकदम काम का इक्वेशन है। बाएं साइड कैपिटल Q आया कहाँ से, तो Q1 प्लस Q2 से, और इसी दाएं में जो कैपिटल Q है उसको हम लेफ्ट लाए, और यहाँ पर लेफ्ट लाए तो घटाए, क्योंकि इधर जोड़ प्लस है ना, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को KCL KVL अप्लाई करके इक्विवेलेंट कैसे निकालें। कहीं भूल गए हो या नींद में हो तो उनको बता दें कि हम लोग एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर का है, उसको सॉल्व करके इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का KVL KCL की मदद से सॉल्व करने का प्रोसेस सीख रहे हैं, जो SC वर्मा जी की किताब में कैपेसिटर चैप्टर नंबर 31 के क्वेश्चन नंबर 26 के A में है। एक इक्वेशन काम का बन के तैयार हो गया, इसको यहीं रख दीजिए। अब फिर से अप्लाई कीजिए KVL, कौन से रास्ते पर, ACDB, पहचानिए ACDB 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 में अप्लाई कीजिए। अपने से भी अप्लाई कर सकते हैं, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB बराबर VA माइनस VB। अप्लाई कर सकते हैं, अपने से भी संभव है, कीजिए जल्दी जल्दी। मतलब VA माइनस
हम लोग कौन रास्ता चुनने वाले हैं? ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी। एक प्रयास कीजिए, ए सी डी बी, ए सी डी बी पाथ देखते हैं। ए सी, जिससे ज़्यादा लंबा नहीं है, बस इसके बाद सॉल्व हो जाएगा, घबराने वाले लोग घबराए नहीं। ए सी डी बी पाथ पर तो लिखा जाएगा Q1/C1, सहमत हैं, प्लस स्मॉल q बाई सी नॉट, अति सहमत होंगे। उसके बाद Q2 प्लस Q/C1 बराबर Q/C इक्विवेलेंट। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो बड़ी आसानी से हम लोग पहले जैसा इक्वेशन लाने जा रहे हैं। इसमें Q2/C1 और यहाँ हो गया Q कॉमन 1/C0 प्लस 1/C1 और दाएं साइड Q/C इक्विवेलेंट। अब इन दोनों में पहचानिए, क्या हम 1/C1 को कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाए Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 बराबर कैपिटल Q है, तो यहाँ पर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 1/C1, और यहाँ पर C1 C0, C1 प्लस C0 मल्टीप्लाइड बाई Q, दाएं में है Q इक्विवेलेंट। अब लास्ट में जो इक्वेशन हमको नज़र आया है, उस इक्वेशन में बाएं साइड और दाएं साइड ये वाला टर्म किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 बराबर किसके? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या KCL हम लोग पहले जंक्शन ए पर अप्लाई करें तो आया चार्ज Q और गया चार्ज Q1 एंड Q2 बनकर, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 माना जा सकता है ना। ये पुराना वाला इक्वेशन है, इसको हटा रहे हैं जगह बनाने के लिए, जगह की दिक्कत है। देखिए, तो हम बाएं साइड में अब लिख सकते हैं Q1/C1 प्लस C1 प्लस C0, C1 C0 स्मॉल q बराबर Q/C इक्विवेलेंट। अब क्यों नहीं हम लोग Q वाले टर्म को इकट्ठे एक तरफ ले आते हैं? कहाँ पर? तो इधर साइड में, ये कैपिटल Q है, इसको लेफ्ट ले आते हैं, स्मॉल q को उधर ले आते हैं, या उल्टा कहिए तो उल्टा काम करें, उल्टा भी हो सकता है। बस हम लोग अब रिजल्ट के पास ही पहुंच चुके हैं। तो इसको साथ ले आए तो कैपिटल Q बराबर हो गया 1/C1 प्लस, नहीं प्लस नहीं, माइनस, माइनस दाएं से बाएं आएगा ना, माइनस 1/C इक्विवेलेंट, और वो चला जाएगा माइनस C1 C0, C1 C0 बाई Q। ये इक्वेशन बी भी आ गया। अब ए और बी का रेशियो लें तो कैपिटल Q स्मॉल q सब के सब गायब हो जाएंगे और C इक्विवेलेंट प्रकट होगा। अब जो इक्वेशन आया ए एंड बी, उसको उसका अगर रेशियो ले लें, अनुपात ले लें, तो कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल q भी कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो बचेगा वो बड़ा आसान होगा। कहिए सर हम इसको Q1 Q2 का न्यूमेरिकल वैल्यू रखने का मन कर रहा, ठीक है वो भी रख सकते हैं। हम माइनस को बाएं ला सकते हैं ताकि आपको और सुविधाजनक लगे, चलिए ठीक है। तो अगर बाएं लाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा C1 C0, अरे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ प्लस है, प्लस है यहाँ, हाँ C1 C0 का प्लस है, वही तो कहें, C1 C0 किया। इक्वेशन नंबर बी का स्पेशल केस हुआ। अब रेशियो लीजिए ना जल्दी से, किसके बीच? यही बी स्पेशल, ये वाला जो है बी इक्वेशन सेकंड का और फर्स्ट के बीच। नहीं, आपका मन होगा कि C1 C2 का अभी न्यूमेरिकल वैल्यू रख दे, रख सकते हैं, अभी भी रख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ 26 नंबर में C1 बराबर 1 माइक्रोफराड है और C2 बराबर 3, शायद 3 आपके पास किताब होगी देखिएगा, तो C1 बराबर 1 माइक्रोफराड है और C2 बराबर C1 बराबर 1 माइक्रोफराड है और C2 बराबर है 3 माइक्रोफराड, और C0 बराबर 4 माइक्रोफराड है ना। और किताब पास में नहीं है, रखना चाहिए ना। तो इसका रेशियो लीजिए, रख दें वैल्यू पहले से, चलिए रख देते हैं इसका। अरे महाराज रेशियो लेने लो पहले।
तो लिखिए ना, टेकिंग रेशियो किसका, रेशियो ऑफ ए एंड, मतलब इसको डिवाइड करना बी से, तो डिवाइड करेंगे तो कैपिटल क्यू कैंसिल हो गया और इधर आ गया कितना, C2 प्लस C1, थोड़ी सी गलती हो गई तो आंसर नहीं मिलेगा, सब मेहनत पानी, 2C इक्वलेंट, और नीचे यहाँ हो गया C1 C इक्वलेंट और C1 माइनस C इक्वलेंट बाएँ साइड में, और दाएं साइड में स्मॉल क्यू कट गया तो बचा क्या, तो C1 माइनस C1 C2 मल्टीप्लाइड बाई C1 C0, C1 प्लस C0, स्मॉल क्यू कैंसिल हो चुका है। थोड़ा सा मदद कीजिए, गुना भाग से घबराइए मत, अगर हम लोग गलती नहीं किए होंगे तो बस आंसर के करीब आ चुके हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला टर्म जो है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही डाल देते हैं ताकि झंझट ही ना रहे। कैसे, तो C1 बराबर है 1 माइक्रोफराड और C2 है 3, तो यहाँ देखिए, यहाँ C2 प्लस C1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, और उसके नीचे 3 गुना 1 और माइनस 2 बटा C इक्विवेलेंट नहीं मालूम है, और नीचे यहाँ पर 1 कितना है, तो 1 माइनस C इक्विवेलेंट और 1 गुना C इक्विवेलेंट, और दाएं साइड 1 माइनस 3 और 1 गुना 3, और यहाँ पर 1 गुना C0 मतलब 4 और 1 प्लस C0 मतलब 4। अब आपके पास गुना भाग का पर्याप्त साधन मिल चुका है। क्या करें, सॉल्व नहीं करेंगे, अल्लो तो हम क्या करें। ये देखिए, यहाँ पर 3x 4 हुआ, यहाँ 3 है, तो 4 बटा 3 माइनस 2 बटा C इक्विवेलेंट, ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट, और दाएं साइड में यहाँ माइनस 2 बटा 3 और 4 बटा 5। चलिए आगे बढ़ाइए, गलती हुई होगी तो फंसेंगे। हम लोग पीछे आ रहे हैं, सॉल्व करने के लिए जगह बना रहे हैं। अब ऊपर जो टर्म आया वो आ गया कितना, 4C इक्विवेलेंट, ठीक है, माइनस 6 और 3C इक्विवेलेंट, और नीचे आ गया 1 माइनस है तो उसको बदल दो C इक्विवेलेंट -1, ताकि आप उधर का माइनस गायब कर सकें। 4 दूनी 8 और नीचे 15। अब इन दोनों का C इक्विवेलेंट कट कुट किट, हम लोग अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए KVL KCL का यूज कर रहे हैं। 4C इक्विवेलेंट -6, 3C इक्विवेलेंट -3 बराबर 8/15। अब आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, हम लोग आंसर के करीब आ चुके हैं। 15 चौका 60 C इक्विवेलेंट, 15 छक्के 90, 8 तिहाई 24 C इक्विवेलेंट, 8 तिहाई 24। बाएं 60 में से 24 घटाइए, कितना हुआ, 60 में से 24 घटा तो 36, तो 36 C इक्विवेलेंट, और 90 में से 24 घटाइए तो 90 में से 24 इधर जाएगा ना, 90 उसमें से 24 कम हुआ तो 66, तो C इक्विवेलेंट कितना आया, तो C इक्विवेलेंट आ गया 66 बटा 36, 6 से डिवाइड कीजिए 11 बटा 6 माइक्रोफराड। आंसर यही होगा, उम्मीद है आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह लंबी विधि से सॉल्व किया जाएगा। ये था सवाल नंबर 26 का A, जिसको पूरा सॉल्व के अंत तक पहुंचाए हमने, ठीक है।